नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो अपने चरम पे है और कुछ सर्वेज ये बता रहे हैं कि बीजेपी अपने आप में सत्ता में आ रही है। तो इसमें सबसे गर्मागर्म सवाल है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। महाराष्ट्र में बीजेपी के वर्कर्स जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, राष्ट्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। क्या बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी का और कोई चेहरा नहीं है क्या? आपके पास मोदी के अलावा भुनाने के लिए कुछ नहीं रहा ना, यही बात कह सकते हैं। देखिए, क्यों नहीं भुनाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा है? क्या हुआ, हाईकमान ने आपकी बात नहीं मानी? तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवेंद्र फडणवीस से, महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में ये कह रहे हैं कि अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी का और कोई चेहरा नहीं है क्या? देखिए, एक बात उन्होंने सही कही है। गोपीनाथ मुंडे जी ये 40 साल की राजनीति में महाराष्ट्र का एक उभरा हुआ चेहरा थे। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं तो महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पर गोपीनाथ मुंडे जी की अपनी एक पैठ थी और अचानक उनके जाने से एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है जो शायद कोई नया आदमी इमीडिएटली उस वैक्यूम को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि एक यंग टीम हमने तैयार की है, 4-5 लोग हम चला रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र मोदी जी से कनेक्ट हो रहा है। महाराष्ट्र मोदी जी को सुनना चाहता है और महाराष्ट्र के इतिहास में मोदी जी डायरेक्ट 35 लाख लोगों से बात करेंगे अपनी रैलियों के थ्रू। पर ये बताइए, मैं तो सबसे पहले आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के रूप में इस पार्टी को जीत दिलाना ये मेरा काम है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और लेजिस्लेचर पार्टी तय करेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्वयं मोदी जी है। मैं अपने आप को इस रेस में नहीं मानता। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखिए, ये नारे तो ऐसे लग रहे हैं कि राष्ट्र वहाँ पे देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, नारा तुकबंदी है। हाँ। ये नारा कोई भाजपा का नारा नहीं है, बीजेपी का नारा नहीं है। पार्टी ने मुझे आज जिम्मेदारी जो दी है वो अध्यक्ष की दी है और उससे अलग हटके मैं सोचना भी नहीं चाहता, मेरे पास समय भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो रैलीज कर रहे हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ठाकरे बंधु जो हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों जिसे लगता है कि बहुत भयभीत हो गए हैं और इस तरीके से बातें कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया आप लोगों के बीच में? देखिए, जो हुआ वो तो सबके सामने है। जिस प्रकार से एक एडमेंट भूमिका, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखना और हमारी छोटी पार्टियों को एक प्रकार से धोखा देने की बात जब चली तो उस समय हमने तय किया कि हमको तो बातों में एंगेज रख के शिवसेना अपनी अलग तैयारी कर रही है, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब ये क्यों टूटा वगैरह ये नहीं, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लास्ट तक ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से ये युति बची रहे, बरकरार रहे। तो क्या हुआ, हाईकमान ने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, देखिए, हाईकमान ने तो सारे अधिकार हमको दिए थे और हाईकमान ने कहा था कि स्टेट यूनिट जो चाहे वो करे, हम आपके पीछे। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो मोदी जी की तो हमेशा इच्छा थी कि अलायंस पार्टनर्स को हमने साथ में रखना चाहिए। और देखिए, शिवसेना से हमारा अलायंस कोई पॉलिटिकल नहीं था, वो तो हमारा एक रिश्ता जुड़ा हुआ था और इसे जब वो रिश्ता टूटा दुख बहुत हुआ। हमारे जिस प्रकार के रिश्ते थे वो रिश्ते ऐसे एक दिन में नहीं टूट सकते, लेकिन टूट गए। टूटने के बाद हमने तय किया कि अब जो चुनौती है उस चुनौती में हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हमने कहा अब हम रोएंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टूट गया है, बहुत दुख है, लेकिन हम दुख मनाते नहीं बैठे, हम आगे बढ़ गए। तो जो फैसला लिया वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट ने लिया, लेकिन आखिरी दम तक हमने प्रयास किया, भरसक प्रयास किया कि हम अलायंस में ही काम करें। क्या लगता है आपको कि शिवसेना या ठाकरे बंधु मोदी जी की रैली से डर गए हैं? क्या हो रहा है? देखिए, मैं डर गए ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, होता यह है कि मोदी जी की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ती है
और फिर किसी भी नेता का जब कंपैरिजन होता है तो मोदी जी बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। तो एक प्रकार से अगर आपकी लैंग्वेज में हम कहें तो सारा फुटेज और टीआरपी तो मोदी जी को मिलता है, और जिनको इतने सालों से फुटेज और टीआरपी की आदत है उनको नहीं मिल पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके पेट में थोड़ा दर्द तो होगा। लेकिन पेट का दर्द तो चलिए पेट तक है तो कोई आदमी डाइजीन खा के ठीक कर ले, लेकिन ये पेट का दर्द तो जिस तरीके से बाहर निकल रहा है, जिस तरीके की लैंग्वेज शिवसेना या राज ठाकरे यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को आप क्या मानते हैं? इतने साल की दोस्ती, क्या एक गठबंधन नहीं हुआ उससे इस तरीके की लैंग्वेज का यूसेज होगा कि हवा में तलवारें मत खींचो, काट देंगे, शिवसेना से झगड़ो नहीं, शिवसेना का बाघ तैयार है, ये अब्दाली की सेना है, ये अफजल की सेना, ये क्या हो रहा है? इस तरीके की लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है? जिस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने किया है, आप लिखते हो अफजल खान की फौजें, अफजल खान की फौजों में क्या आपके अनंत गीते मिनिस्टर है? क्या अफजल खान की फौजों के साथ मुंबई की महानगर पालिका आपने चलाई है? देखिए, हर बात की एक सीमा होती है, हम नहीं करेंगे टीका टिप्पणी, लेकिन ये बहुत दुर्दैवी है क्योंकि हमने तो यह तय किया भी एक दिन में कोई दुश्मन तो नहीं होता, 25 साल जिसके साथ रहे, और हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हमारे राजनीतिक विरोधी शिवसेना नहीं, हमारे राजनीतिक विरोधी तो कांग्रेस और एनसीपी है, लड़ाई तो उनसे है। अब ये शिवसेना को तय करना है कि उनके राजनीतिक विरोधी कौन है। वो अगर बीजेपी को मानते हैं और कांग्रेस एनसीपी को मदद करना चाहते हैं बीजेपी को टारगेट करके, जनता माफ नहीं करेगी, जनता निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाएगी। लेकिन शिवसेना ने तो कहीं ना कहीं इसे गुजराती बनाम मराठी इलेक्शन बना दिया। महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की आइडेंटिटी, मराठा आइडेंटिटी, महाराष्ट्र के लोगों की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुजराती वर्सेस मराठी हो गया, ये क्यों? देखिए, पहली बात तो यह गुजराती वर्सेस मराठी हो ही नहीं सकता। इसका कारण है बीजेपी की लीडरशिप कौन है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, सारे मराठी है। हम कोई बाहर से आए हुए नहीं है। और ऊपर में तो हम नेशनल पार्टी है, हम नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी में अध्यक्ष किसी भी प्रांत से हो सकता है, प्रधानमंत्री, और क्या प्रधानमंत्री को गुजरात तक सीमित रखेंगे? कितना भी प्रधानमंत्री जी को ये टारगेट करने की कोशिश करे, जितना भी झगड़ा लगाने की कोशिश करे कि गुजराती और मराठी का झगड़ा है, मराठी भी हमारे साथ है और गुजराती भी हमारे साथ है, और शिवसेना ये भूल रही है या बाकी पार्टियां जो हमारे साथ थी वो भूल रही है कि लोकसभा के चुनाव में हम जो चुनकर आए, हमको मराठियों ने भी वोट दिया है और गुजरातियों ने भी वोट दिया। लेकिन शिवसेना तो यही कहती है कि ठीक है, लोकसभा के चुनाव अलग हो सकते हैं क्योंकि वो नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं। यहाँ पर मराठी अस्मिता की बात है तो शिवसेना का वो हक है, शिवसेना को वो चाहिए। देखिए, मराठी वोट ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मराठी वोट ये सोच समझ के पड़ता है, और मराठी वोट ये भाषावाद, प्रांतवाद इसके ऊपर नहीं पड़ता, वो विकास के ऊपर पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठियों को संकुचित मत बनाइए, वो संकुचित नहीं है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, महाराज ने कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अच्छा, ये क्या हो गया कि सडनली छत्रपति शिवाजी महाराज को हर कोई असप करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि उनकी तस्वीर के ऊपर डाका डाल के बैठ जाए कि ये हमारे ही है, ये हमारे ही है। ऐसा क्यों? सडनली बीजेपी भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने लगी। अभी तक तो वो शिवसेना ने उन्हें अपनी वैसा बना के रखा था। बिल्कुल गलत बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम तो मानते हैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। शिवाजी महाराज पूरे देश के, विश्व के, और भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो विचार है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर आधारित है। और आज नहीं, सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे खून में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के सिवाय हम हमारे राजनीतिक सफर की या सामाजिक सफर की उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। देवेंद्र जी, अभी तक जो परसेप्शन रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा शिवसेना आगे लेके चलती रही है, उनकी सबसे बड़ी शिवसेना की प्रॉब्लम ये है कि आप उनके जो आइकॉन है उसके ऊपर डाका डाल रहे हैं। उनके आइकॉन कैसे हो गए भाई? प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहता है, इससे बड़ा दुर्दैव कोई हो ही नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज जीने पड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और पुण्यतिथि सेलिब्रेट करके शिवाजी महाराज को हम कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। हमने ये तय किया है कि हम हमारा राज्य उनके विचारों पर आधारित चलाएंगे। अच्छा, शिवसेना आप पर अटैक कर रहा है तो आपने भी तो ये बोल दिया कि शिवाजी महाराज के नाम पर ये हफ्ता वसूली पार्टी है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि शिवाजी महाराज को जीना पड़ता है,
केवल उनकी जयंती सेलिब्रेट करके नहीं होता। कुछ लोग, मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कुछ लोग उनकी जयंती सेलिब्रेट करने के लिए हफ्ता वसूली करते, वो ठीक नहीं है। शिवसेना अगर करती नहीं है तो शिवसेना ने अपने आंख पर क्यों लिया? मैंने तो नहीं कहा शिवसेना करती है। मतलब आप उनको उसका रहे, आप उनको, हम क्यों उसका है? हम तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा, सडनली ये लग रहा है कि जैसे ठाकरे बंधु साथ में आ रहे हैं, ये क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा क्या कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे? क्योंकि राज ठाकरे की भी लैंग्वेज आजकल मोदी जी के लिए जो चल रही है, वो राज ठाकरे की लैंग्वेज पहले लोकसभा के इलेक्शन तक क्या थी मोदी जी के लिए, और सडनली क्या हो गई है? देखिए, हमारी शुभकामनाएं, दो भाई अगर साथ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो जरूर साथ में आए, उनका परिवार एक हो जाए, इससे बढ़िया चीज और कोई हो नहीं सकती। लेकिन परसों राज ठाकरे जी ने एक टीवी के इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि जैसे हमारा अलायंस टूटा, उनको उद्धव जी ने फोन किया था और उद्धव जी ने उनको कहा था हम साथ में आएंगे, लेकिन 2 दिन तक उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने वापस मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, एक प्रकार से मुझे अटका के रखा और इसलिए मुझे बी फॉर्म देने पड़े। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के लिए सर्वे कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम अपने आप में सरकार बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये 25 साल तक बीजेपी महाराष्ट्र में शासन नहीं कर सकी, ये शिवसेना ही रोड़ा था क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, हमारा जो अलायंस हुआ उससे दोनों को फायदा हुआ है, लेकिन हर चीज की एक अपनी सीमा होती है। और हमारी ताकत क्या है ये तो अलायंस टूटने के बाद हमको पता चला, तब तक हमको पता भी नहीं था, और हम अलायंस टूटने के बाद उस तैयारी में भी नहीं थे। हमने 2 दिन में तैयारियां की है, लेकिन आज ध्यान में आता है कि कितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, और उससे भी ज्यादा ध्यान में आता है कि मोदी जी को महाराष्ट्र में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। आज महाराष्ट्र मोदी जी के साथ जाना चाहता है, वो जानता है कि महाराष्ट्र में अगर हम मोदी जी की सरकार के साथ चलने वाली सरकार लाएंगे तो महाराष्ट्र आगे जाएगा, और ये महाराष्ट्र में हमेशा रहा भी है। तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत अभी हमको बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रही है, और मोदी जी का पेनिट्रेशन कितना है, मोदी जी की सुनामी कैसी है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपके पास मोदी के अलावा भुनाने के लिए कुछ नहीं रहा ना? क्यों नहीं भुनाएंगे? मोदी जी कौन है? हमारी पार्टी के नेता है भाई, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे कर्णधार है, और एक ऐसे कर्णधार है जो सेनापति के रूप में पीछे बैठकर कमांड नहीं देते, जो सामने में मैदान में कूदकर लड़ाई का नेतृत्व करते। तो ऐसा नेता मिलेगा, ऐसा सेनापति मिलेगा, तो क्यों हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे? क्यों उनके नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे? शिवसेना यही कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री नई दिल्ली के पीएमओ में ताला लगा करके यहाँ पर गली गली घूम रहा है। देखिए, उनके पेट में दर्द यही है कि जितनी भीड़ मोदी जी की सभाओं में उमड़ रही है, उनकी सभाओं में लोग नहीं आते। ये तो डर है, एक प्रकार से जो डर है वो डर ये कहलवा रहा है। और बाकी भी पार्टियों की हालत ये है, सुबह से लेकर शाम तक केवल मोदी जी को गाली देना, इस पर उनकी राजनीति आधारित है। लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, लोगों को विकास की बात चाहिए, लोगों को ग्रोथ की बात चाहिए, लोगों को जॉब की बात चाहिए, लोगों को एजुकेशन की बात चाहिए, लोगों को हेल्थ की बात चाहिए। यही पूछ रही हूँ कि 25 साल के दोस्तों में ये हो गया कि इलेक्शन के दरमियान जो आपके पहले आपके जो बेटेनॉइज थे, कांग्रेस या एनसीपी, उनकी बातें छोड़ करके बीजेपी और शिवसेना दोनों आपस में ही भिड़ी हुई है। शिवसेना की बात कीजिए, बीजेपी की मत कीजिए। हमारी सभा में शिवसेना के बारे में उच्चारण भी नहीं आता, न हम उनको गाली देते, न उनकी तारीफ करते, न उनका, हमने तो उनको पूरे तरीके से अनुल्लेखित कर दिया है। हम उल्लेख ही नहीं करते शिवसेना का, हम तो सीधा हमला बोलते हैं कांग्रेस और एनसीपी से, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र को हमको कांग्रेस और एनसीपी से मुक्त करना है। अब वो तय करे, वो अगर हमको पहला शत्रु मानते हैं और कांग्रेस एनसीपी को अपना दोस्त मानते हैं, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम तो नहीं मानते, हमने तो उनको शत्रु नहीं कहा, हम तो उनकी बात ही नहीं। ये बताइए कि शिवसेना से बीजेपी की युति टूटी, उसके आधे घंटे के बाद एनसीपी और कांग्रेस की टूट गई। अब शिवसेना वाले यही कह रहे कि बीजेपी और एनसीपी की डील हुई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है, यह भ्रष्टवादी कांग्रेस पार्टी है। और मैं पूछना चाहता हूं, किस नेता ने बारामती में जाकर इससे पहले सभा की है? बोल दे, अलग अलग पार्टियों के नेता बोल दे, क्यों नहीं की भाई? उनके तो खिलाफ इतने सालों से हम लड़ रहे हैं, पर क्यों हिम्मत नहीं हुई आपकी बारामती में जाकर रैली करने की? क्यों आपने बारामती में जाकर एक भी भाषण नहीं किया? मोदी जी गए, वहां पर बात की उन्होंने। मोदी जी सीधा वार करते हैं, और ये हम पीछे की राजनीति नहीं करते, पीछे से हाथ नहीं मिलाते। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो सीधी सामने से राजनीति करते हैं। राष्ट्रवादी के साथ हमारा अलायंस कभी नहीं होगा। लेकिन मैं उल्टा पूछना चाहता हूं, अब राष्ट्रवादी की जबान कुछ लोग बोलने लग गए,
कुछ पार्टियों की बयानबाजी और राष्ट्रवादी की बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया देख रही है भाई, बोलने की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना कह रही है, राष्ट्रवादी की बात कर रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, बोलने की आवश्यकता थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि अगर ये माहौल होता है कि बीजेपी को अपने आप में सत्ता नहीं मिलती है तो बीजेपी किसके साथ जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? नहीं, 100% मिलेगी। नहीं, हम तो ये विचार ही नहीं करना चाहते कि किसके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, बीजेपी को पूरी सत्ता मिलेगी, बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा और इफ्स एंड बट्स पर राजनीति नहीं होती। तो हमने उसका विचार भी नहीं किया। मतलब ये मान लिया जाए कि आपने शिवसेना को और एमएनएस को बगल में रख दिया है कि अब इनके साथ कभी कोई वास्ता कोई नहीं पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, जरूरत नहीं है। अगर कभी वास्ता पड़ा, अगर मगर पे हम बात ही नहीं करते, हम कॉन्फिडेंट है। अगर मगर की क्या बात है भाई? कॉन्फिडेंस की बात नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि राजनीति में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत चीजें तथ्य पर आधारित होती है। तथ्य पर आधारित ही कॉन्फिडेंस है। हम जनता में जा रहे हैं, जनता के नब्ज को जानते हैं। पर अगर जनता ने आपको 10 सीट से कम दिया तो क्या करेंगे? जनता ऐसा करेगी नहीं। इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। आप कह दीजिए ओवर कॉन्फिडेंस, मैं नहीं मानता हूं। ये कॉन्फिडेंस है हमारा, जनता हमारे साथ है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या ये दो युति जो पिछले 25 साल से साथ में थे वो क्या कभी साथ में आ सकते? आपके विचार एक हैं, आपकी भाषा एक है, आपकी संस्कृति एक है, तो फिर साथ क्यों नहीं आ सकते? 25 साल तक आप लोग साथ रहे। इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। हमको जब पूरा बहुमत जनता देने वाली है तो ये विचार क्यों करें? और पूरा बहुमत मिलने के बाद हम लोग बाकी क्या करना है, आगे कैसे जाना है, किसको साथ में रखना है या नहीं रखना है, उसका विचार बाद में कर सकते हैं। आज हमको आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पर सरकार में आ रहे हैं और इसलिए इसका विचार नहीं कर रहे। शिवसेना यही कह रही है कि उनका एरोगेंस सडनली, चूंकि वो सेंटर में आ गए हैं, तो बीजेपी वालों का एरोगेंस जो है वो इतना चढ़ के बोल रहा है कि वो दूसरे के वजूद को ही नहीं समझ रहे। देखिए, बीजेपी के वजूद को उन्होंने नकारा, इसलिए ये परिस्थिति आई। और एरोगेंट कौन है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। किस प्रकार का एरोगेंस महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और इसलिए मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप कोई भी आरोप लगाइए, हमको विश्वास जनता पर है। हम जनता के भरोसे बोलते हैं, अपने भरोसे नहीं है। मोदी जी ने भी कहा कि दुनिया में डंका भारत का बोलता है मोदी जी के कारण नहीं, वो तो बोलता है 125 करोड़ भारतीयों के कारण। आज वही स्थिति है। 11 करोड़ 20 लाख महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके भरोसे हम ये बात करते हैं कि हमको पूर्ण बहुमत मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आप उस चीज को, अब तो बीत गई बात क्योंकि युति टूट गई, लेकिन संघ भी जिसके आप क्लोज हैं, आरएसएस नहीं चाहता था कि ये टूटे, आप भी नहीं चाहते थे कि ये टूटे, ये रिश्ता टूटे जो पिछले 25 साल से है। ऐसा क्या हो गया कि टूट गई? सिर्फ सीटों के ऊपर तो नहीं हो सकता है। क्या आदित्य ठाकरे का बीच में आना बीजेपी को लगा कि ये कुछ ज्यादा पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है? हमने कभी इस अलायंस में ईगो नहीं रखा। जिस समय आदित्य ठाकरे को बात करने के लिए भेजा, उस समय भी हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते थे कि भाई इनसे बातचीत कैसे होगी, पर हमने कहा कि देखिए अपने अलायंस पुरानी है और वो उनके बेटे हैं और उनकी पार्टी अगर उनको बड़ा नेता मानती है तो क्यों ना हम उनसे बातचीत करें। ईगो के लिए ये बातचीत टूटनी नहीं चाहिए और इसलिए हमने आगे बढ़कर आदित्य ठाकरे जी से भी बात की। देखिए, जहां तक आदित्य ठाकरे का सवाल है, वो राजनीति में नए हैं, अभी ये पहला चुनाव बड़े जोर शोर से वो लड़ रहे हैं। मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये अलायंस अगर टूटा है तो जिस प्रकार की एडमेंट भूमिका ये शिवसेना ने ली, जिस प्रकार से हमको बातों में एंगेज रख के बैकस्टेज मैनेजमेंट उनका लगातार चल रहा था, जिसका फीडबैक हमको आ रहा था, और जिस प्रकार से हमारे छोटे दोस्तों को अबेंडन करने का उन्होंने प्रयास किया, हमको राजनीति में ये नैतिक नहीं लगा।